हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस चैनल पे होने वाली बातचीत से कुछ फ़ायदा मिलता है या आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो। और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बता सकते हो। मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि कैसे जर्मनी और जापान ने 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई उसके थोड़े ही टाइम में कितनी तेज़ी से तरक्की कर ली और शायद दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है आज के समय। और हम भी लगभग उसी वक्त आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। हालांकि ओ नहीं, एक्चुअली मैं कहने वाला था कि हमने एक थोड़ी सी पीछे से रेस स्टार्ट की, बट अगर देखा जाए जर्मनी और जापान को, उन्होंने भी काफ़ी पीछे से रेस स्टार्ट की। अगर मान लीजिए हर कोई स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है तो हम तीन, शायद जापान, जर्मनी और इंडिया, उससे 200 या 300 मीटर पीछे खड़े थे, जैसे भी आप क्वांटिफाई करना चाहो। लेकिन फिर भी वो लोग एक्सट्रीमली आगे निकल गए और हम अभी भी पीछे हैं। जर्मनी के साथ एक और नेगेटिव बात थी, वो ये थी कि ईस्टर्न जर्मनी जो था वो अप अंटिल 1991 सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था ऑलमोस्ट। तो वो एरिया एक डिफरेंट तरीके से डेवलप हुआ, लेकिन उन्होंने भी उसको भी कैचअप करा लिया है अपने साथ। हालांकि अभी भी कुछ फ़र्क देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ दिनों पहले एक सैटेलाइट इमेज आई थी जिसमें कि क्लियरली देखा जा सकता है कि जो ईस्ट जर्मनी है वहाँ येलो कलर की लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट्स, तो वो थोड़ा येलोइश दिखता है। इतने ज़्यादा रिच नहीं है ऑन एवरेज ईस्ट जर्मन्स, बट एनीवे वो फिर भी बहुत आगे निकल गए हमसे एटलीस्ट। उसके अलावा जापान अगेन बहुत आगे निकल गया। अब इन दोनों कंट्रीज़ में और इंडिया में फ़र्क ये था कि यूएसए ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे कहते हैं मार्शल प्लान, रीबिल्डिंग प्लान था। उसके तहत यूएसए ने बहुत सारा रीस्ट्रक्चरिंग, रीबिल्डिंग की इन कंट्रीज़ में, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को डेवलप होने में, अपने बिज़नेस को बढ़ाने में हेल्प मिली। और इसके अलावा एक फ़र्क ये था कि जापान को अपने डिफेंस पे कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि जापान को यूएसए ने बहुत सारा नहीं, एक्चुअली एक संधि साइन की थी जिसके अंडर जापान की जो सेफ्टी है या डिफेंस है वो यूएसए के हाथ में है, सिंपल एज दैट। तो जब डिफेंस पे पैसे खर्च होने बच गए तो वो पैसे ऑफ कोर्स बिज़नेस पे लगे, इंडस्ट्री पे लगे। अमेरिका की मार्केट खुली हुई थी उनके लिए, डायरेक्ट अक्रॉस पैसिफिक वो शिप कर सकते थे डायरेक्टली, तो लॉजिस्टिक्स का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इसके अलावा जर्मनी को ये फ़ायदा हो गया कि यूरोप की जो बाकी मार्केट्स थी, हालांकि ये सारे देश भी तबाही हो गए थे, लेकिन क्योंकि फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह ने काफ़ी पैसा पहले से बनाया हुआ था, कोई आवाज़ हुई बड़ी तेज, जर्मनी और फ्रांस वगैरह ने काफ़ी पैसा पहले से बनाया हुआ था। तो कॉलोनाइजेशन वगैरह के थ्रू, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 20-20 साल बाद तक डिफरेंट कंट्रीज़ में उनकी कॉलोनीज़ थी जहाँ से वो रॉ मटेरियल और डिफरेंट तरीके की चीज़ें निकाल रहे थे, जिस वजह से वो डेवलप्ड हुए। तो जर्मनी की उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि उनका ट्रेड होता था जिसमें से कि उनको पैसे कमाने। और जर्मन लोग जनरली, अगर आप वर्ल्ड वॉर 1-2 से पहले भी देखोगे तो भी वो इंडस्ट्रियली इन कंट्रीज से आगे थे, प्रोडक्शन में आगे थे। कल्चर होता है हर कंट्री का अपने तरीके का। जैसे कि इंडिया का एक ट्रेडिंग कल्चर था बहुत लंबा, हज़ारों साल पुराना, जो कि टू सम एक्सटेंट वापस लौट के आ रहा है, क्योंकि सरकार ने अपनी जो घटिया पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने लगा रखी थी आज़ादी के बाद से, वो धीरे धीरे 91 के बाद से रिमूव करनी शुरू की, तो यहाँ पे भी प्रॉस्पर होना शुरू हो गया, जैसे कि हमेशा होना चाहिए। तो यह हमेशा होता रहा था। बट एनीवे, बहुत लंबी इंट्रोडक्शन हो गया। अभिजीत चावड़ा जी बात करें कि कोरिया और जापान से हम क्या लर्न कर सकते हैं। अगेन कोरिया में भी जापान के सिमिलर सिचुएशन ही है। कोरियन वॉर हुई थी 60s में, 50s-60s में। उसके बाद जापान ने, उसके बाद अमेरिका ने उनको पूरी तरीके से इंडस्ट्रियली ग्रो करने के लिए हेल्प की, अपनी मार्केट्स खोली उनके लिए, अपने यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए उनको इनवाइट किया दुनिया। तो धीरे धीरे इस तरह से वो लोग लाइक अप अंटिल 60s, इनफैक्ट जापान और जर्मनी के बाद 15-20 साल बाद, उनकी स्टार्ट के 15-20 साल बाद इन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि कोरियन वॉर में तो डेवस्टेशन हो ही गई थी पूरी। और राइस पैडीज़ वाली कंट्रीज़ को कहा जाता है, जैसे कि आज से 25-30 साल पहले वियतनाम को कहा जाता रहा। और आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद अगला कोरिया वियतनाम ही होगा, क्योंकि सेम ट्रैजेक्टरी पे वो भी जा रहा है। बांग्लादेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, अगर देखा जाए हमारे एरिया में। इंडिया भी कर रहा है, लेकिन आई थिंक बांग्लादेश की स्पीड अब हमसे ज़्यादा ही है। एनीवे, देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी ने क्या बताया कि हम उनसे क्या लर्न कर सकते हैं।
मेरी अपनी सोच है इस बारे में कि हम क्या उनसे लर्न कर सकते हैं, पैसे के मामले में नहीं, इंडिविजुअल पर्सनल लेवल के मामले में अपने आप को कैसे कैरी करना है दुनिया में इन जनरल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंटेग्रिटी क्या है, या किसी मौके को देख के क्या आप मोरल को पीछे छोड़ के अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग जाते हो, या कैसे आप डिसाइड करते हो ये पर्सनल डिसीजंस, ये कल्चरल डिफरेंस क्या है हमारी और उनकी कंट्रीज़ में। बट एनीवे, अभिजीत चावड़ा जी की वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है, और फिर बात करेंगे अकॉर्डिंगली। What are my thoughts on the sudden rise in soft power of Asian giants like Korea सॉफ्ट and पावर की Japan? बात हो रही है। Will the quest for the same ignite interest of the government of India towards our history? You know, India is a dormant cultural, historical, and civilizational superpower. It can become the next tourism superpower in the next 5 to 10 years if India invests in the infrastructure of tourism. India is basically the homeland of every Buddhist person on this planet. That is most of East Asia, isn't it? And even the people who practice, let's say the people of Indonesia. होमलैंड नहीं तो होली लैंड तो है ही। होमलैंड तो खैर ऑफ कोर्स एक जापानीज़ का जापान ही है, लेकिन अगर वो जापानीज़ बुद्धिस्ट है तो उसका होली लैंड ज़रूर है। Even though they practice a foreign religion nowadays, they practice Islam nowadays, most of them, many of them, and still they still feel this sentiment that India is the ancestral homeland, because the Indonesians, many of them have some Indian ancestry as well. So India has a great deal of potential. Now look at powers like Korea and Japan. These are not military powers, but these are economic powers. Korea was destroyed in the Korean War in the 1950s. And after that it came back, it developed its economy, right? It tightened up its governance, and in just a few decades it's become a first world country with the highest standards of living. And when a nation becomes prosperous, that's when culture flourishes. You can't have culture flourishing when your nation is poor. Right? People don't. पैसा एक बहुत, देखो थ्रू आउट हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे ना एक पैटर्न, तो जो भी सिविलाइजेशंस या नॉट सिविलाइजेशंस, जो भी एम्पायर्स जो थे वो रिच थे। जैसे विजयनगर एम्पायर हमको सुनने में आता है कि बहुत ही प्रॉस्परस एम्पायर था, और ये भी सुनने में आता है कि वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर बहुत ही अपने टॉप पे था। ऐसे ही अकबर के टाइम पे मुग़ल एम्पायर बहुत ही प्रॉस्परस था, आर्ट एंड कल्चर अपने पीक पे जा रहा था। इसी तरीके से आपको अगर मिडल ईस्ट में भी आप जाओगे तो एक अब्बासिड कैलिफेट है, जो कि जब इस्लाम के आने के बाद जो उनके 4 फर्स्ट कैलिफ्स थे, उनके बाद जो फर्स्ट एम्पायर आया उमैयद्स, और उनके बाद जो सेकंड एम्पायर आया वो अब्बासिड एम्पायर था। जिनको नहीं पता उनके लिए, अब्बासिड एम्पायर अपने टाइम में बहुत रिच था। उसका लैंड मास ऑलमोस्ट उमैयद्स के बराबर ही था, उमैयद्स का थोड़ा ज़्यादा था लेकिन ऑलमोस्ट बराबर, और पैसा बहुत आ रहा था। तो आर्ट ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की उस दौरान में। ये जितने भी आप देखते हो इंडियन बहुत सारे टेक्स्ट जो कि प्रिजर्व हो पाए वो काफ़ी सारे, और इनफैक्ट जस्ट नॉट इंडियन, ग्रीक और रोमन टेक्स्ट भी बहुत सारे जो प्रिजर्व हो पाए, क्योंकि उसके बाद जो वॉर्स हुई हैं इन एरियाज़ में उसकी वजह से वो ओरिजिनल लैंड्स पे यानी कि रोम और ग्रीस और यहाँ पे ख़त्म हो गए। लेकिन क्योंकि अब्बासिड कैलिफेट के अंदर जो अरब या सेंट्रल एशियन या इरानियन पर्शियन जो स्कॉलर्स थे इन्होंने उनको ट्रांसलेट कर लिया था, इसलिए वो सेव हो पाए। बहुत सारे इस तरीके के टेक्स्ट हैं। तो उनके पास पैसा आया तो उन्होंने भी उस तरफ डायरेक्शन में पैसा लगाया, आर्ट और कल्चर और नॉलेज को बढ़ाया, जिसको कहते हैं इस्लामिक गोल्डन एज या साइंटिफिक एज वटेवर जो उनकी है। उसके अलावा इंडिया में अगर आप और भी डिफरेंट बहुत सारे एम्पायर्स देखोगे, जैसे कि अशोका के एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर जिसे कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा मिला, रिलीजन और नॉलेज को बढ़ावा मिला। तो ये आज भी बात उतनी ही ट्रू है जितनी तब थी। जब आपको आर्ट एंड कल्चर को और मूवीज़, सिनेमा, आप तो ये सब चीज़ें भी हैं, थिएटर, इन चीज़ों को बढ़ावा देना, स्टोरी टेलिंग। जैसे जापान के बारे में अगर देखा जाए तो उनका एनीमे पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। अक्सर श्वेता भी कितनी बात करता होता है उसकी। कोरियन मूवीज़, आई थिंक लास्ट ईयर बेस्ट फॉरेन मूवी का पैरासाइट कोरियन मूवी थी, उसको अकेडमी अवार्ड मिला है बेस्ट फॉरेन मूवी का। होपफुली आई एम राइट, मोस्ट लाइकली। तो
तो क्योंकि अब वो लोग अमीर हो गए तो वो इन चीज़ों में भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स हम भी आएंगे। ये अभी से भी देखा जा सकता है, इसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आर्ट पीस हम अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम तो खैर तब भी प्रोड्यूस कर रहे थे जब बहुत गरीब थे, क्योंकि कुछ पार्ट्स अमीर थे हमारे यहाँ तब भी। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे यहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत आगे जाने वाली है, ये फॉर श्योर है। लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक सपोर्ट जो चाहिए वो नेसेसरी होगा ही होगा। Don't have the time to enjoy culture when they are struggling to make ends meet. Yes, And the exactly. same goes for Japan. Japan was destroyed, devastated in World War II, and it Nuked. rebuilt itself from scratch and became an economic superpower until the 1990s. After that, there's been a period of stagnation, and yet Japan is a very powerful economy. It is a force to be reckoned with. It has the highest technological advancement of almost any nation in the world, and yet it is so much in tune and in touch with its ancestral culture. Yes. That is the thing about Japan. It embraces modernity while being a very traditional nation. It's a brilliant combination, and that's why Japan is so attractive to so many people. It is so modernistic, so futuristic. उनका फूड, उनका घर बनाने की टेक्निक यानी कि आर्किटेक्चर, उनका ड्रेसिंग वगैरह का जो ओरिजिनल सिस्टम है, सब कुछ उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। उनके टेम्पल्स, ये सब कुछ, और डिफरेंट तरीके की जो आर्ट्स होती हैं, सब कुछ उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है। और उनके करंट मॉडर्न आर्ट को, फॉर एग्जांपल एनिमेज वगैरह को, वो हैविली इन्फ्लुएंस करता है जो उनका ओरिजिनल कल्चर है। And yet so traditional. That is the USP of Japan. So we can learn a great deal from Japan and from Korea. The number one thing we have to learn is we need to boost our economy. We need to bring our per capita GDP high. We need to increase that. Our per capita GDP is currently the same Miserable. as most nations in Africa. Miserable. Right? If you divide the total GDP of India by the population, the number that comes out is abysmal. It's terrible. $2500 के So आसपास we कुछ need to boost our overall GDP, which will boost our. एक्चुअली कंट्री की जीडीपी कितनी बड़ी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल चाइना को कहते हैं लोग अमेरिका के बराबर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। कुछ नहीं आया चाइना के उनके बराबर, ठीक है, घंटा नहीं आया है जिसे कहते हैं। अमेरिका की पर कैपिटा जीडीपी ऑलमोस्ट $60,000 टच कर रही है। चाइना की पर कैपिटा जीडीपी $10,000 है, 6 गुना ज़्यादा है अमेरिका की। 5.5 होगी, चलो 56 समथिंग, 57 समथिंग है इस टाइम। तो एक बंदा आपसे 5 गुना 6 गुना बड़ा है और आप कहोगे नहीं मैं तुम्हारे बराबर आ गया। और इंडिया की 1/4 है चाइना से, बाय द वे। अगर आपको सेम चीज़ अगर अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखनी है, ठीक है, हम मिलिटरीली उनसे कहीं ना कहीं इक्वल फुटिंग पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है उसका उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने जैसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ उस लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है। और एक चीज़ और, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी और चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, जिसमें कि पर्सनल मोरालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल्चरल मोरालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और वो एक बहुत बड़ी वजह है उसकी कमी हमारे यहाँ, जो कि इम्पेडिमेंट है उस एक्सेलरेटेड ग्रोथ के बीच में। Per capita GDP, which means that we will have higher standards of living. So that's what India needs to do first of all. Only when the living standards are high will culture start to flourish. 20 years ago, there was no sport in India. I mean, India was very poor at sports. And yet, now that the nation is becoming slowly more prosperous, you can see more and more sports people emerging and getting medals on global stages. Because when you have more prosperity, you can spend time playing sports and doing culture. Spend money on sports. So that's the thing. India needs to focus a great deal on its economy. India needs to bring everyone out of poverty. And you cannot do this at the expense of military strength. Because there's no point being an economically strong nation when your military is weak, which means that anybody can come and steal your money. So these are the things that India needs to focus on. And if India... ये तो हिस्टोरियंस या हिस्ट्री का एक सबक है जो हमारे देश के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक
और पर्टिनेंट है, क्योंकि रिच तो हम थे ही. does focus on this, then culture will revive on its own. You will have a cultural renaissance, and with the cultural renaissance, you will have a resurgence in interest in India. India has the most powerful and influential culture of the ancient world, right? And with that will come a resurgence in interest in our history. So the main thing is to rebuild our economy, to uplift the people. Not just that, India has the only continuous culture from ancient times. क्योंकि जितने भी सुमेरियन, इजिप्शियन, चाइनीज़, सब ने खो दिया अपना ओरिजिनल जो एक स्ट्रीम थी जो चलती आ रही थी शुरू से लेके एंड तक. इवन चाइनीज़ ने भी जब माओ और ये स्टालिन वगैरह आए तो उन्होंने पर्ज किया था कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से, और सब कुछ जो उनका आर्टिफैक्ट ये वो था सब उन्होंने तोड़ दिया. आज के टाइम पे जो आपको दिखता है टेराकोटा वगैरह की जो मूर्तियाँ वगैरह अभी भी उनके पास हैं, या जो वो पैलेस है, वो फॉरबिडन पैलेस वगैरह, ये पैलेस तो चलो इसलिए बच गया, पैलेस तोड़ के उनको क्या मिलता, उनको यूज़ था पैलेस का. लेकिन जितने आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे सब उन्होंने बर्बाद कर दिए, कल्चरल राइटिंग्स वगैरह सब कुछ. To give them higher and higher standards of living, the kind of standards of living we used to have for millennia, for thousands of years. So that's what we need to focus on while not neglecting the military strength. People say that we don't have money for military, we need to spend it on the upliftment of people. My point is very simple. If you uplift the people and build a strong economy, a stronger power can always come and steal your money or destroy your economy. You need to invest in military as well so that you can protect everything that you're building. ये तो अगर जिसकी समझ में नहीं आ रहा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी भी बिल्ड करनी होती ही है, साथ ही साथ कोई और रास्ता नहीं है उसके अलावा, उसकी हिस्ट्री की नॉलेज और उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग दुनिया की के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठाया जा सकता है. कोई कह सकता है कि अच्छा इंग्लैंड तो नहीं इतने पैसे खर्च करता, खैर इंग्लैंड करता है, स्विट्ज़रलैंड तो नहीं करता, तो देख लो ज़रा स्विट्ज़रलैंड के आसपास कौन है. स्विट्ज़रलैंड नेटो का मेंबर नहीं है, ना ही ईयू का मेंबर है, पर उसके चारों तरफ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सभ्य देश है. इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, आई थिंक फ्रांस एक साइड पे है, ठीक है. ये इन चारों पांचों कंट्रीज़ में से किसी ने स्विट्ज़रलैंड पे तो हमला नहीं करना ना. तो और वैसे भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन मुझे लगता है अपने दूसरी कंट्रीज़ पे वो कर देते होंगे हमला फॉर वट एवर रीज़न. कोई कह सकता है तेल, या कोई कह सकता है जस्टिस, अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से. लेकिन अपने आपस में वो थोड़ी बहुत पैसों को लेके बहस करते होंगे, इकोनॉमी, ट्रेड, या आपका कम है हमारा ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट क्यों है, इन चीज़ों पे बहस करते होंगे. लेकिन वो इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं कि एक दूसरे की कंट्री पे हमला कर दें. इस चीज़ से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ऊपर उठ गए थे एक्चुअली, और हम खैर अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं. तो ऑफ कोर्स जिसको भी इस बात से कोई भी शक है कि मिलिट्री की किसी भी तरीके से हम नेगलेक्ट कर सकते हैं डिफेंस को, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें इस पे लगाना चाहिए, उसको सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेक कर लेना चाहिए इंडिया की हिस्ट्री का कि क्या एक्चुअली हुआ है हमारे साथ हिस्ट्री में, और सारी बातें शायद क्लियर हो जाएंगी. और हिस्ट्री में क्या, आज भी देख लो कौन किस तरह के हमारे नेबर हैं, स्पेशली चाइना. एनीवे, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे. मेरी काफ़ी सोच इनसे मिलती है जो पॉइंट्स इन्होंने उठाए उसके ऊपर. हालांकि सिर्फ शायद एक जगह जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ ये कि मुझे लगता है कि शायद इंडिया में जितनी ज़्यादा ज़रूरत है इकोनॉमिक तरक्की की, इकोनॉमिक बूस्ट की, शायद उतनी ही ज़्यादा और ज़रूरत है एक मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग की, एक बूस्ट की. तो शायद ये मेरी सिर्फ एक छोटी सी एडेज होगी इसमें. एनीवे, आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.